नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। जेपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या आफ्स्पा के बारे में कानूनी जानकारी आज ली जाएगी। उग्रवाद और अलगाववाद से जूझ रहे इन राज्यों में वर्ष 1958 में यह कानून लागू किया गया था। इन अशांत राज्यों में शांति बहाली के उद्देश्य से 22 मई 1958 में इससे अमल में लाया गया था, जिसके तहत सुरक्षा बलों को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। नवीन जी, स्वागत है आपका। आप इन तमाम मसलों पर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं और हमें इन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0120-612-7967 और 0120-612-7938। नवीन जी, सबसे बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर सशस्त्र बल यानी जो विशेष शक्तियां अधिनियम है आफ्स्पा, वह क्या है? जी कुणाल जी, जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, जिसको शॉर्ट में हम आफ्स्पा भी कहते हैं जी, ये एक ऐसा कानून है, इसको उस समय लागू किया जाता है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है किसी भी स्थान पर, और जब भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है, उस समय इस कानून को लागू किया जाता है। सुरक्षा बल किसी भी व्यक्ति को जब ये कानून लागू हो जाता है जी, तो उचित संदेह के आधार पर या यदि किसी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है, तो सुरक्षा बलों के पास इस अधिनियम के तहत यह अधिकार होता है कि ऐसे व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके। जो सुरक्षा बल हैं उनको अशांत क्षेत्रों में उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसको कानूनी छूट भी प्रदान करता है यह अधिनियम। सशस्त्र बल और जो है ये आतंकवाद और विद्रोह का मुकाबला करने के लिए भी इस कानून के तहत सक्षम उनको बनाया जाता है, और उनके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य, चाहे वो कितना ही बर्बरतापूर्ण क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही किसी दूसरे कानून का उल्लंघन क्यों ना हो, उन सब से जो है छूट प्रदान करता है ये अधिनियम। यहाँ तक कि यदि सशस्त्र बल किसी की हत्या कर दे, बिना वारंट के घरों की तलाशी लेना चाहे या कोई संपत्ति को नष्ट तक करना चाहे, तो इन सब को करने के लिए उसके पास में शक्तियां इस अधिनियम के तहत होती। ठीक है। अगला अहम सवाल है सर कि आफ्स्पा को आखिर क्यों लाया गया था? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, ये जो अधिनियम है, इसके यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो जो औपनिवेशिक समय था, जिस समय अंग्रेजी शासन लागू था हमारे देश में जी, उस समय से ही कई विवादास्पद जो कानून है उन्हीं की तरह आफ्स्पा जो है, इसको भी पहली बार सन 1942 में अंग्रेजों के समय में लाया गया था, जिसके तहत महात्मा गांधी द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उसको दबाने के लिए सन 1942 में ये अधिनियम लाया गया था पहली बार अंग्रेजों के द्वारा। इसी के बाद 8 अगस्त 1942 में जो आंदोलन शुरू किया गया था, ये महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और उस तरह के कई दूसरे गतिविधियों की वजह से, जिसमें जो शीर्ष के लोग थे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की वजह से आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया था और कई जगहों पर
जो है हिंसाएं भड़क उठी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वीवी पटेल और कई दूसरे नेताओं को भी जो पहला आफ्स्पा अधिनियम लाया गया था उसके तहत इनको जेल में डाल दिया गया था। तो इसका परिणाम आगे और भी बुरा हुआ, जिसकी वजह से काफी जगह पर हिंसाएं भड़की, विद्रोह जो है काफी हिंसक रूप लेता चला गया और स्थिति को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। तो ये एक तो औपनिवेशिक काल में भी इसको जो है हम ट्रेस बैक कर सकते हैं। आजादी के बाद यदि हम देखें तो आजादी के बाद भी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया ने टोटल 3 जो है अधिनियम लागू किए। सबसे पहला सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम असम और मणिपुर के लिए सन 1958 में पारित किया गया। इसके बाद में सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार अधिनियम सन 1983 में लाया गया था, जब खालिस्तान समर्थक और खालिस्तान की मांग जो है ये अपने चरम पर पहुंच रही थी। इसके बाद सन 1990 में सशस्त्र बल जम्मू और कश्मीर विशेष अधिकार अधिनियम लाया गया, ताकि जम्मू के अंदर जो आतंकवाद और उग्रवाद काफी तेजी के साथ फैल रहे थे उनको काबू में लाया जा सके। तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जी, अब सर जैसा एफ्स्पा में जहां वह लागू होता है वहां सशस्त्र बलों के अधिकारी को जबरदस्त शक्तियां दी जाती हैं। ये शक्तियां कौन कौन सी हैं? देखिए, अधिनियम 4 यदि हम इस धारा की अधिनियम 4 इस अधिनियम की धारा 4 यदि हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि किसी भी कमीशन अधिकारी, वारंट अधिकारी, गैर आयुक्त अधिकारी या अशांत क्षेत्र में जो सशस्त्र बलों में समकक्ष रैंक के कोई भी अधिकारी हो, उनको काफी सारी शक्तियां इसमें दी जाती हैं। सबसे पहले कि यदि ऐसे अधिकारी को, है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाना या बल का प्रयोग करना आवश्यक है, या फिर उसकी हत्या तक करने की भी आवश्यकता यदि है, तो जो अशांत क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है या उसके किसी कार्य को ये समझा जाता है कि वह कानून का उल्लंघन है, तो उस व्यक्ति की हत्या तक करने की शक्ति जो है अधिकारियों के पास में होती है। साथ ही साथ यदि अधिकारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हथियारों का ढेर है या तो वो किसी किलेबंद स्थिति में रखी गई हो या फिर खुले में रखी गई हो, और अधिकारियों को ऐसा प्रतीत होता है कि इन हथियारों का उपयोग क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए किया जाना है या उस तरह की किसी गतिविधि में उसका उपयोग होना है, तो उसको जब्त करने का या उसको नष्ट करने का अधिकार भी होता है। साथ ही साथ जैसा कि पहले के प्रश्न के जवाब में भी मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध करता है या ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई संज्ञेय अपराध करने वाला है, तो उसको भी बिना वारंट की गिरफ्तार करने की छूट जो है अधिकारियों के पास में होती है। और इस तरह के गिरफ्तारी को अंजाम देने के लिए उनको कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वो किसी मकान के अंदर या किसी दूसरी बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी किसी वारंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए आफ्स्पा के तहत 3 अलग अलग अधिनियमों को अधिनियमित किया है। असम और मणिपुर, पंजाब और चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर। इनके खास प्रावधानों के बारे में संक्षेप में बताइए। देखिए, जो सबसे पहला अधिनियम लाया गया था सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम असम और मणिपुर के लिए सन 1958, इसका उद्देश्य जो था वो था जो असम में नागा विद्रोह शुरू हुआ था उससे निपटने के लिए इसको लागू किया गया था। और जैसा कि शक्तियों के बारे में हमने पहले भी चर्चा की, तो
अत्यधिक शक्तियां जो है सशस्त्र बलों को दी गई हैं इस अधिनियम के तहत, जिसमें किसी भी स्थान का बिना वारंट के तलाशी लेना या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करना, या यदि आवश्यकता होती है तो उसके खिलाफ बल का प्रयोग, यहाँ तक कि जान लेने तक की भी जो शक्तियां इस अधिनियम के अंदर दी गई है। इसके बाद सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिकार अधिनियम जो 1983 में लाया गया था, इसका जो विशेष शक्तियां जो इसमें थी, उनका प्रयोग जो है जो केंद्रीय सशस्त्र बल है उनका वो खालिस्तानी मूवमेंट जो वहां पर शुरू हुआ था उससे निपटने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। इसके तहत भी जो प्रावधान किए गए थे वो बहुत ही ज्यादा सशस्त्र बलों को शक्तियां देने वाले प्रावधान थे। इसी प्रकार से सशस्त्र बल जम्मू और कश्मीर विशेषाधिकार अधिनियम 1990, इसमें भी जो है आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए विशेष शक्तियां जो है सशस्त्र बलों को दी गई। प्रावधानों में यदि दूसरे प्रावधानों की बात करें तो किसी भी क्षेत्र को, या तो पूरे राज्य को या राज्य के किसी एक हिस्से को जो है डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने का अधिकार राज्य के गवर्नर को दी गई है। और एक बार जब कोई भी क्षेत्र डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर सशस्त्र बलों को काफी सारे अधिकार मिल जाते हैं, ताकि वे जो भी डिस्टर्बेंस है उससे सही तरीके से निपट सके। ओके सर, अगला सवाल है, अशांत क्षेत्र जो होते हैं उनको कैसे परिभाषित किया गया है? देखिए, अशांत क्षेत्र की परिभाषा जो है धारा 3 के तहत दी गई है। धारा 3 में ये कहा गया है कि विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों, जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच यदि किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होता है या उनके बीच में आपसी विवाद जब उत्पन्न होते हैं तो इन विवादों की वजह से और मतभेदों की वजह से जो अशांति एक फैलती है ना, तो उस क्षेत्र को ये माना जाता है कि वह क्षेत्र जो है अशांत क्षेत्र है। और हालांकि केवल मान लेने से नहीं होता है, इस सेक्शन को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य के जो गवर्नर हैं उनके पास में अधिकार होता है कि जब भी इस तरह की गतिविधियां दिखती हैं या इस प्रकार की अशांति दिखती है वहां पर, तो गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन जारी करते हुए उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। यानी कि किसी भी मतभेद या विवाद के वजह से जब गवर्नर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र ऑफिशियल गैजेट में पब्लिकेशन के माध्यम से घोषित कर देते हैं, उसके बाद में उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है नवीन सर, अगला अहम सवाल यह है कि अशांत क्षेत्र अधिनियम यानी DAA यह क्या है? देखिए, अशांत क्षेत्र अधिनियम यानी DAA जो है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, यदि सही मायने में कहा जाए तो ये जो आफ्स्पा है उसका एक संक्षिप्त प्रारूप इसे कह सकते हैं जी। जैसे कि जो असम का अशांत क्षेत्र अधिनियम नागा विद्रोह को दबाने के लिए लाया गया था, इसको शुरू तो किया गया था नागालैंड के लिए, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है दूसरे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब एंड चंडीगढ़ के लिए। तो DAA के यदि प्रावधानों को हम देखेंगे तो जो भी प्रावधान DAA के अंदर हैं वो आफ्स्पा से काफी मिलते जुलते हैं, और इसी वजह से इस अधिनियम को मिनी आफ्स्पा भी कहा जा सकता है। इसमें भी जो है राज्य सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूरे राज्य या फिर पूरे जिले या फिर जिले के किसी हिस्से को
अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति प्राप्त है ना। और जो मकसद है इस अधिनियम का वो भी आफ्स्पा के तरह ही जो अशांत क्षेत्र है उनके अंदर परिस्थिति को संभालने के लिए सशस्त्र बलों को सक्षम बनाना ही है। ठीक बात है सर। अगला सवाल है, आखिर फिर आफ्स्पा और डीए उन दोनों में क्या फर्क है, ये कितने अलग हैं? देखिए, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि डीएए और जो है ये आफ्स्पा का छोटा संस्करण है ना, मिनी आफ्स्पा इसको कह सकते हैं। अच्छा। हिंसा को रोकने के लिए, राज्य पर नियंत्रण करने के लिए सशस्त्र बलों को लगभग समान शक्तियां प्रदान करता है डीए, जैसे कि आफ्स्पा के अंदर में शक्तियां हैं। अंतर केवल इतना है कि डीएए को राज्य की शक्ति के रूप में प्रदान किया जाता है, लेकिन आफ्स्पा जो है ये राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। तो सिवाय जो अथॉरिटी है जो डीए के अंदर है वो स्टेट के पास में पावर्स है उसको लागू करने के, जबकि आफ्स्पा को लागू करने के लिए राज्य के गवर्नर या यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो जो केंद्र सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल है उस केंद्र शासित प्रदेश में उनके पास में अधिकार होते हैं आफ्स्पा लागू करने के। ठीक है, इतना ही फर्क है डीए और आफ्स्पा में। ठीक है सर। अगला सवाल है सर, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ने क्या निर्देश इसमें शामिल थे? देखिए, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ का जो मामला था इसमें आफ्स्पा की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम को संविधान और उसके तहत जो प्रदत्त शक्तियां हैं उसका उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 4 और 5 में जो मनमानी करने की छूट है वो अनुचित नहीं है और इसलिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे इस मामले में उसमें ये थे कि निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के संदेह में सेना के जवानों को धारा 4 के तहत न्यूनतम बल की सख्ती से पालन करना आवश्यक है, यानी कि अत्यधिक बल का उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि धारा 4 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपा जाना आवश्यक है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा या जो भी आफ्स्पा के इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है जैसे कि गवर्नर या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जी, उनकी देखरेख में राज्य द्वारा हर 6 महीने में इस अधिनियम की समीक्षा की जानी जरूरी है लागू करने के बाद। ठीक, ये दिशा निर्देश इसमें रहे। जी, ठीक है सर। अगला सवाल है, सरकार ने आफ्स्पा की समीक्षा के लिए जीवन रेड्डी आयोग की स्थापना की, क्या थे इसके सिफारिश? देखिए, 2005 में मणिपुर में असम राइफल्स द्वारा तंगाजाम मनोरमा की हत्या है ना जब हुई थी जी, तो उस समय आफ्स्पा को लागू करने के खिलाफ व्यापक विरोध और आक्रोश पैदा हुआ था और सरकार ने आफ्स्पा की समीक्षा के लिए जीवन रेड्डी आयोग की स्थापना की। अब इसमें जो है सिफारिशों की यदि बात करें तो सिफारिशों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर और बाहर बहुत गहन शोध और विभिन्न यात्राओं और सुनवाई के बाद समिति ने दृढ़ की थी कि जो सशस्त्र बल की विशेष शक्तियां अधिनियम है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पावर्स हैं वो इतने ज्यादा हैं और जो छूट दिए गए हैं कि यदि कोई सशस्त्र बल कानून को अपने हाथ में भी ले लेता है अत्यधिक बल का प्रयोग करते हुए तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है बल्कि उसे छूट प्राप्त है। तो इस वजह से समिति का यह भी विचार था कि अधिनियम बहुत ही संक्षिप्त है और कई विवरणों में अपर्याप्त है।
और समिति ने ये भी कहा कि कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे भारत के जो संघर्षशील क्षेत्र हैं, वहां पर सशस्त्र बलों द्वारा बहुत सारे यौन अपराध भी किए गए, है ना। रिपोर्टों को की संख्याओं को यदि देखा जाए तो ये समझ में आता है कि सशस्त्र बलों ने जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं उनका दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया। तो इस वजह से इसको निरस्त करने के लिए जो है रिकमेंडेशन रेड्डी आयोग ने दिया था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।